Hello friends, warm welcome to you all in this session of Raghuvansh English Learning and Improvement classes. We are going to deal with some idiomatic phrases जिनको हम कहते हैं मुहावरेदार कथन। हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में कुछ ऐसे शब्दावली, कुछ ऐसे वाक्यांश, कुछ ऐसे फ्रेजेस आते हैं जिनको अगर हम मुहावरेदार कथन के द्वारा कहें तो वो हमारी बोलने की शैली में चार चांद लगा देते हैं। दैट इज़ वाई आज हमने इस टॉपिक को लिया है कि किस प्रकार से इन हिंदी के जो मुहावरेदार कथन है उनको अंग्रेजी में कैसे बोला जाता है। जैसे ऐड फ्यूल टू फायर, ये है आग में घी डालना, भावनाओं को भड़काना। आग पहले से चल रही है और उसमें घी डालेंगे तो निश्चित रूप से आग और उठेगी। इसी तरह से किसी के दुख में उसको और भी ज़्यादा दुखी करना या उसको और व्यंग्य करना तो उसको ऐड फ्यूल टू फायर कहा जाएगा। ही वॉज ऑलरेडी सैड ड्यू टू हिज नेगेटिव मार्किंग इन द एग्जामिनेशन एंड द सार्केस्टिक रिमार्क्स एडेड फ्यूल टू फायर। वो पहले से ही नेगेटिव मार्क्स पाने की वजह से दुखी था तो और उसके सार्केस्टिक रिमार्क्स जो थे, व्यंग्यात्मक टिप्पणी ने उसमें आग में घी डालने का काम किया। दूसरा हम देख रहे हैं बिना सोचे समझे या अचानक कोई काम करना, उसको कहते हैं एट रैंडम। एट रैंडम, एट रैंडम अर्थात बिना सोचे। आई डिड दिस वर्क एट रैंडम एंड स्टिल इट प्रूव्ड सुटेबल टू मी। मैंने यह काम रैंडम ही शुरू किया था लेकिन ये मेरे लिए बड़ा उचित रहा। दूरी पर रखना या बुरे व्यक्ति से दूरी बना करके रखना, टू कीप एट आर्म्स लेंथ। इसका मतलब क्या है? किसी को कीप माने रखना, आर्म्स माने हाथ की, बाह की, और लेंथ माने लंबाई। किसी को लंबाई तक उसको डोंट लेट हिम क्लोज कम, तो उसको कुछ दूरी बनाकर। वी शुड ऑलवेज कीप ऑल द पीपल एट आर्म्स लेंथ टू सो दैट दे कैन नॉट नो आवर इंटरनल थिंग्स। हमारी आंतरिक भावनाओं को या आंतरिक चीज़ों को वे समझ नहीं सके। या वी शुड कीप द बैड एलिमेंट्स एट आर्म्स लेंथ। हमें बुरे तत्वों को आर्म्स लेंथ पर रखना चाहिए। विवाद होना या झगड़ा होना, इसका मतलब होता है एट लॉगर हेड्स। टू बी एट लॉगर हेड्स, टू बी एट लॉगर हेड्स, टू बी एट लॉगर हेड्स। इसका कहने का मतलब होता है कि बोथ द अथॉरिटीज ऑफ द यूनियन वर एट लॉगर हेड्स। दोनों अधिकारी आपस में विवाद में थे, सो एनी डिसीजन कुड नॉट बी टेकन। इसलिए विवाद होने की वजह से कोई डिसीजन नहीं लिया जा सका। अंतिम क्षण में, एट द 11th आवर, एट द 11th आवर, अंतिम क्षण में। कहने का मतलब ये कि 12 घंटे होते हैं दिन के, मतलब एक टाइम के, और अंतिम क्षण मतलब 12वां घंटा नहीं बीत पाया। एट द 11th आवर ही रियलाइज दैट ही हैड फॉरगॉटन टू टेक सम इसेंशियल आइटम्स। अंत में उसको याद आया कि वो कुछ आइटम्स भूल गया है लेने के लिए। तितर बितर होना, एट 6s and 7s, एट 6s and 7s। 6s and 7s होना, कहने का मतलब है कि when I entered the room I found all the things at 6s and 7s। जब मैं कमरे में प्रवेश किया तो मैंने सारी चीज़ों को at 6s and 7s पाया, अर्थात तितर बितर होना। साज सामान या बोरिया बिस्तर के साथ, इसको कहते हैं बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज मतलब साज सामान के साथ। जैसे ब्रिटिशर्स लेफ्ट इंडिया बैग एंड बैगेज इन 1947। 1947 ईस्वी में
ब्रिटिशर्स जो थे वो अपने पूरे साजो सामान के साथ वो भारत को छोड़ के चले गए। दे लेफ्ट इंडिया। किसी की निगाह में अच्छा होना, टू बी इन द गुड बुक, इन द गुड बुक्स, मतलब किसी की निगाह में अच्छा व्यक्ति होना। थ्रू हिज वर्चुअस एंड qualities, virtues and qualities, through his virtues and qualities, Ram has come in the good books of his officer, of his boss. अपने अच्छे स्वभाव के कारण वो अपने बॉस की निगाहों में अच्छा बन गया है। गुस्से का सामना करना, टू बियर द ब्रंट, टू बियर द ब्रंट, टू बियर द ब्रंट का मतलब when he broke the glass he had to bear the brunt of his mother. जब उसने अपने ग्लास को तोड़ दिया तो उसके अपने माँ के गुस्से का सामना करना पड़ा। he had to bear the brunt of his mother when he broke the glass. बात को घुमा फिरा कर कहना, इसको कहते हैं beat about the bush, beat about the बुश। कहने का मतलब कि झाड़ी के चारों ओर ही पीटना। बीट मीन्स पीटना, अबाउट माने चारों ओर, बुश माने झाड़ी के अंदर नहीं खोजना बल्कि झाड़ी के चारों ओर पीटना, जबकि झाड़ी के अंदर ही कोई चीज़ है उसको खोजने की बजाय वो झाड़ी के चारों ओर पीटना। इसलिए इसका कहने का मतलब ये है कि बात को सीधे न कह करके घुमा फिरा कर कहते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम जैसे कहें कि टीचर ने कहा स्टूडेंट से कि डोंट बीट अबाउट द बुश, कम ऑन द फैक्ट, फैक्ट बताओ, इधर उधर की बात मत करो। घुमा फिरा कर कहना, या इधर उधर की बात करना भी कह सकते हैं, इधर उधर की बात करना। कम ऑन द पॉइंट, पॉइंट पर आओ, डोंट बीट अबाउट द बुश। इसके बाद है मुसीबत मोल लेना। मुसीबत मोल लेने को कहते हैं टू बेल द कैट, अर्थात बिल्ली के घंटी कौन बांधेगा, बिल्ली के गले में घंटी क्यों कौन बांधेगा, कि जिससे ये कहानी जो जुड़ी हुई है कि बिल्ली से बचने के लिए चूहों ने निश्चय किया कि किसी एक आदमी को, किसी एक चूहे को बिल्ली के आने की सूचना घंटी बजा करके देनी होगी। लेकिन अब चूहा कौन चूहा होगा जो बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा, ये जो था ये समस्या थी। तो इन द सेम वे व्हेन द स्टूडेंट्स डिसाइडेड टू मीट द प्रिंसिपल रिगार्डिंग देयर प्रॉब्लम्स, देन देयर वाज ए क्वेश्चन हु विल बेल द कैट। की समस्या ये हो गई कि कौन ये समस्या जा करके बोलेगा, घंटी कौन बांधेगा, मुसीबत कौन लेगा उनके पास जाने की। दो मुसीबतों के बीच में फंसने को कहते हैं टू बी बिटवीन डीप सी एंड डेविल, डेविल एंड द डीप सी। कहने का मतलब कि डेविल का मतलब राक्षस, दैत्य, और डीप सी माने गहरा खाई, गहरी खाई या गहरा समुद्र। तो एक तरफ खाई, एक तरफ राक्षस। तो दो विपरीत परिस्थितियों के बीच में फंसने को हम टू बी बिटवीन डीप सी एंड डेविल कहते हैं। विहंगम दृष्टि या सरसरी तौर पर देखने को हम कहते हैं कि बर्ड्स आई व्यू। जैसे चिड़िया जो होती है जब बैठती है तो चारों ओर अपनी बड़ी स्विफ्ट आइज़ अपनी चला करके, चारों ओर नज़रें चला करके चारों ओर देखता रहता है। इसीलिए किसी चीज़ को शॉर्ट में जल्दी से देख लेने को कहते हैं विहंगम दृष्टि या सरसरी तौर पर देखना। टू हैव a bird's eye view, a bird's eye view, to have a bird's eye view मतलब कि चिड़िए की नज़र की दृष्टि से देखना। इसका मतलब if you have any book, I want to say if can I have a bird's eye view on this book, on your book? क्या तुम्हारी इस किताब को मैं विहंगम दृष्टि देख सकता हूँ। उसी तरह से एक ही थैली के चट्टे बट्टे कहा जाता है, अर्थात एक ही स्वभाव वाले लोग, एक ही स्वभाव। ऐसा होता भी है कि एक स्वभाव वाले लोग एक ग्रुप में रहते हैं,
दूसरे स्वभाव वाले लोग दूसरे ग्रुप में रहते हैं। तो इसी कहते हैं कि बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर। फेदर माने पंख, सेम माने एक जैसे, एक जैसे पंख वाले पक्षी एक साथ रहते हैं। उसी तरह से एक स्वभाव वाले लोग एक साथ रहते हैं। और इसी को चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक भी कह सकते हैं, चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक। हालांकि ये गंदे अर्थों में, बुरे अर्थों में कहा जाता है, एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना, कि बोथ दीज आर द चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक, ये दोनों एक ही अर्थात एक ही स्वभाव वाले हैं। तो दे आर चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक। whom टू बिलीव, किसके ऊपर विश्वास किया जाए। और वज्रपात होना, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट माने होता है वज्र, और फ्रॉम माने से, और ब्लू माने आसमान। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, आसमान से वज्रपात होना। द untimely death of his father proved a bolt from the blue to him। उसके लिए यह वज्रपात हुआ, उसके पिताजी का समाचार या मरना उसके लिए वज्रपात हो गया। It was a bolt from the blue, the untimely demise of his father। रोजी रोटी, ब्रेड एंड बटर कहते हैं, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड butter। Large number of the people are engaged in earning their bread and butter daily। बड़ी संख्या में गरीब लोग अपनी रोजी रोटी की समस्या में रोजाना लगे हुए हैं, और they are struggling with the problem of bread and butter। Most of the poor people are struggling with the problem of bread and butter। झगड़ा समाप्त करना, इसको कहते हैं बरी द हैशेट, बरी द हैसेट। हैसेट मीन्स होता है कुल्हाड़ी, जिससे कि लकड़ी को काटा जाता है। when two people are at the enmity, जब दो लोग दुश्मन होते हैं तो एक दूसरे को कुल्हाड़ी से मारने के लिए तैयार रहते हैं। टू बी ए डैगर्स ड्रॉन भी कहते हैं उनको। लेकिन उस कुल्हाड़ी को बरी माने दफना देना, कहने मतलब कि झगड़ा समाप्त कर देना। नाउ देयर हैज़ बीन ए कॉम्प्रोमाइज एंड यू बोथ शुड बरी द हैचेट। अब इस तरह से झगड़े को अब समाप्त कर देना चाहिए, भूल जाना, दुश्मनी भूल जाना, झगड़ा समाप्त कर लेना। दिन दूनी रात चौगनी, बाई लीप्स एंड बाउंड्स, by leaps and bounds। क्या मतलब हुआ? लीप्स माने उछलना, बाउंड करना। बाई लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब दिन दूनी रात चौगनी। इसका मतलब कि माई रिलेटिव, वन ऑफ माई रिलेटिव्स इज प्रोग्रेसिंग बाई लीप्स एंड बाउंड्स। बहुत दिन दूनी रात चौगनी उन्नति हो रही है। 4 दिन की चांदनी, इसको कहते हैं ए 9 days वंडर। 9 days वंडर मतलब 9 दिन का आश्चर्य, कहने का मतलब थोड़े समय की खुशी के, जैसे हम कहें कि सम पीपुल आर सो बोस्ट ऑफ दियर रिचेस, अपनी संपत्तियों पर इतना बोस्ट करते हैं, इतना इतराते हैं, तो हम उनसे कहते हैं कि इट इज़ ओनली ए 9 days वंडर, डोंट बोस्ट ऑफ ऑल दीज मटेरियल प्लेजर्स। इन मटेरियल खुशी देने वाली इन मटेरियल प्लेजर्स का बोस्ट मत करो, अर्थात इतराओ मत। इसी तरह से भैंस के आगे बीन बजाना, अर्थात मूर्ख के सामने अपनी योग्यता दिखाना। टू कास्ट पर्ल्स, टू कास्ट पर्ल्स
बिफोर ए स्वाइन, स्वाइन SWINE, स्वाइन मीन्स सुअर, और पर्ल्स माने मोती, और कास्ट माने डालना। अगर आप मोती सुअर के सामने डालेंगे तो इट हैज़ नो वैल्यू। द पर्ल्स हैव नो वैल्यू बिफोर द स्वाइन, स्वाइन के सामने उस पर्ल्स की कोई कीमत नहीं होती है। दैट इज़ सो वैल्यूएबल थिंग्स। इसीलिए कहते हैं कि अपनी योग्यता को मूर्खों के बीच में जा करके अगर तो बोलोगे तो दे विल नॉट वैल्यू योर एबिलिटी एंड क्वालिटी। तो ऐसे लोगों के बीच में अपनी मूर्खता, भैंस के आगे बीन बजाना नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है झूठी या अविश्वसनीय कहानी। झूठी या अविश्वसनीय कहानी कहते हैं ए कॉक एंड बुल स्टोरी। इसका मतलब ये है कि कॉक और बुल, मुर्गा और बैल जो है या सांड, ये आपस में लड़ाई इनकी नहीं होती है। तो जो इस तरह की बात होती है उसको कहते हैं कि झूठी कहानी। Whatever the excuses he gave for his being late, it was a cock and bull story. अपने लेट होने का जो भी उसने कारण बताया वो टीचर को कॉक एंड ए बुल स्टोरी लगी, अविश्वसनीय कहानी। He could not believe it. So उत्तम अंकों के साथ पास होना या सफल होना, to pass off with flying colors, flying colors. In his board examination, my brother passed off with flying colors and he was awarded with the prize by the principal. मेरा भाई passed off with flying colors एग्जामिनेशन में हुआ। जंगल में चिल्लाना जहाँ बात सुनी ना जाए। अगर हम जंगल में चिल्लाएंगे या जहाँ नगाड़े बज रहे हों वहाँ हम चिल्लाएंगे तो हमारी आवाज़ सुनाई नहीं देगी कहीं भी। इसी तरह से जंगल में चिल्लाएंगे तो वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। टू क्राई इन विल्डरनेस, विल्डरनेस माने जंगल, जंगली क्षेत्र में चिल्लाना। Where no one is to attend your cry, where no one is attend your complaint, to attend your complaint, तुम्हारी कोई समस्या को हल करने वाला नहीं है क्योंकि वहाँ उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। इसलिए जहाँ पर आपका बात का प्रभाव नहीं हो उसको कहते हैं कि his advices were like crying in wilderness। उसकी सलाहें जो थी वो विल्डरनेस में चिल्लाने जैसी होंगे, जंगल में चिल्लाने जैसी। कठिन समस्या को हल करना इसको कहते हैं टू कट, माने काटना। एक गॉर्डियन नॉट, गॉर्डियन, अब ये गॉर्डियन जो है GORDIAN, गॉर्डियन नॉट माने गांठ। ऐसी गांठ जिसको खोलना या कट करना बहुत मुश्किल हो उसको हम कहते हैं कठिन समस्या को हल करना। जैसे हम कहें टिल लास्ट ईयर द कश्मीर प्रॉब्लम वाज प्रूव्ड लाइक कटिंग ए गार्डन नॉट। मतलब कि वो पिछले सालों तक गार्डियन नॉट थी। इट वाज ए गार्डियन नॉट, इट वाज लाइक कटिंग ए गार्डन नॉट द कश्मीर प्रॉब्लम। कठिन समस्या को हल करना और संघर्ष करते करते जीवन समाप्त कर देना, इसका मतलब कहते हैं डाई इन हार्नेस, डाई इन हार्नेस। हार्नेस में, हार्नेस माने लगातार मेहनत करना। इन द स्टोरी ऑफ प्रेमचंद, in the Premchand stories we see that many heroes die in harness। वो जीवन में काम करते करते मर जाते हैं and they don't have the comforts of life। वो जीवन में कभी comforts नहीं प्राप्त कर पाते हैं। इसी तरह से
प्रथम एवं सर्वप्रथम को कहते हैं फर्स्ट एंड फोरमोस्ट। फर्स्ट एंड फोरमोस्ट, फोर का मतलब पहले और मोस्ट माने सबसे ज़्यादा, पहला और सबसे ज़्यादा। इसका मतलब कि टू सक्सीड इन लाइफ द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट थिंग इज़ टू बी रेगुलर एंड पंक्चुअल और डिसिप्लिन्ड। जीवन में सफल होने के लिए सबसे पहली और सबसे प्रमुख चीज़ है इन डिसिप्लिन्ड होना। मूर्खों की दुनिया में या ख्यालों में रहना, इसको कहते हैं टू लिव इन फूल्स पैराडाइज। फूल्स पैराडाइज, दुनिया, मूर्खों की दुनिया में दीज फुलिश पीपल दे डोंट एक्ट इन दियर लाइव्स एंड दे आर ऑलवेज, वे हमेशा अपने ख्यालों में खोए रहते हैं और इसे कहते हैं कि टू लिव इन फूल्स पैराडाइज। इफ़ यू डोंट work hard in your life, your object or your destination will not be attained। तुम्हारी समस्याएं या डेस्टिनेशन जो है वो पूरी नहीं होगी और it will be like living in a fool's paradise। ख्याली पुलाव खाना या हवाई किले बनाना, इसको कहते हैं to make castles, to make castles इन द एयर। वही चीज़ है हवा में किले बनाना, विच कैन नॉट बी मेटीरियलाइज्ड इन लाइफ, ऑलवेज मेकिंग कैसल्स इन द एयर एंड दैट कैन नॉट बी मेटीरियलाइज्ड। ऐसे ख्याली पुलाव खाना जिसको कि संभव नहीं हो मेटीरियलाइज करना। घूस देना या हाथ गर्म करने को कहते हैं टू ग्रीज द पाम, टू ग्रीज द पाम। पाम मीन्स हथेली और ग्रीस माने होता है ग्रीस लगाना, ग्रीस करना मतलब तेल लगाना, तैलीय करना, ग्रीस। तो हथेली में तेल लगाना कहने का मतलब कि वन कैन नॉट गेट हिज वर्क डन अनलेस ही ग्रीजेस द पाम ऑफ द ऑफिसर। जब तक कि वो अपने बॉस या अधिकारी का वो घूस नहीं देता तब तक कोई भी अपना काम नहीं करा सकता है। समस्या को हल करने में कठिनाई होना, तो इसका मतलब ये होता है टू फेल टू फाइंड डिफिकल्ट, टू फाइंड डिफिकल्टी इन प्रॉब्लम्स। समस्या में कठिनाई महसूस करना, समस्या को हल करने में कठिनाई महसूस करना। हरफन मौला कहते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। ट्रेड्स माने व्यापार, ऑल माने सभी और जैक माने माहिर। सभी, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मतलब सभी व्यापारों में अर्थात सभी स्थितियों में हर प्रकार का काम की जानकारी रखना, उसको कहते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड। हर क्षेत्र में अनुभव रखना, हर क्षेत्र में जानकारी रखना। हंसी का पात्र बनना, टू बी ए लाफिंग स्टॉक, टू बी ए लाफिंग स्टॉक। लाफिंग स्टॉक माने हंसी का पात्र। We should not be a laughing stock by our imaginary things। हमें अपनी काल्पनिक चीज़ों से लाफिंग स्टॉक नहीं बनना चाहिए दूसरे की नज़रों में। मझधार में छोड़ देना, इसको कहते हैं टू लीव इन लर्च, टू लीव इन लर्च, मझधार में छोड़ देना। जैसे राम लेफ्ट हिज फ्रेंड इन लर्च व्हेन ही वॉज इन डीप प्रॉब्लम, डीप डिफ़िकल्टी। जब वो गहन समस्या में था उसी समय राम ने उसके अपने फ्रेंड का साथ को छोड़ दिया। मझधार में छोड़ देना। कोई कसर ना छोड़ना, इसको कहते हैं टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड,
टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, कोई भी पत्थर बिना पलटे नहीं छोड़ना। कहने का मतलब फॉर गेटिंग सक्सेस इन द बोर्ड एग्जामिनेशन ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, उसने कोई प्रयास में कमी नहीं किया, कोई कसर नहीं छोड़ा। इसको एक और भी इसमें इडियोमेटिक फ्रेज इसमें आता है, टू स्ट्रेन एवरी नर्व, टू स्ट्रेन एवरी नर्व, मतलब स्ट्रेन माने मतलब ध्यान से, और नर्व माने नसों को, अपने सारी नसों को स्ट्रेन माने तनावग्रस्त कर देना। कहने का मतलब कि हर प्रकार से अपने विवेक का इस्तेमाल कर देना अब सफलता के लिए। अंधेरे में छलांग लगाना, इसको कहते हैं टू लीप इन द डार्क, लीप इन द डार्क, या टू शूट इन द डार्क, शूट इन द डार्क, अंधेरे में तीर चलाना, अंधेरे में निशाना लगाना, विच इज नॉट फ्रूटफुल, जो कि फ्रूटफुल नहीं होता है, वो इट मे मिस द ऑब्जेक्ट, ये निशाना चूक जाएगा। दैट इज वाई वी शुड नॉट leap in the dark, or we should not shoot in the dark with our calculation. We should do everything with our effort to get a success. अनुकूल परिस्थिति का लाभ उठाना, इसको कहते हैं टू मेक hay while the sun shines, मतलब जब तक सूर्य चमक रहा है तब तक लकड़ियाँ इकट्ठा कर लो, नहीं तो फिर बरसात के दिन आ जाएंगे। एंड द रेनी डेज आर द बैड डेज, और तब लकड़ियाँ सूखी गीली हो जाएंगी, एंड दे विल नॉट बर्न टू कुक द फूड। इसलिए कहते हैं मेक हे वाइल द सन शाइन्स, जब तक सूर्य चमक रहा है तब तक लकड़ियाँ बटोर लो। इसका मतलब कि जब तक परिस्थिति हमारे सामने उचित परिस्थिति है, वी शुड मेक हे वाइल द सनशाइन्स। आवेग में या भावनाओं में बहकर काम करना, इसको कहते हैं ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, इसका मतलब कि तुरंत भावनाओं में बह करके कोई काम करना। व्हेन हिज फ्रेंड tried to explain him about his situation, he began to abuse him on the spur of the moment. जब उसको समझाने की कोशिश किया तो उसने भावनाओं में बह करके on the spur of the moment उसको वो बुरा भला बुरा कहने लगा। खुशी का दिन, इसका मतलब ए रेड लेटर डे, रेड लेटर डे, any particular occasion in life or in the history of a nation। जैसे हम कहें 15th अगस्त is a red letter day in the history of India। भारत के इतिहास में ये एक खुशी का दिन है। दिखावटी वस्तु या सजावटी वस्तु, इसको कहते हैं ए वाइट एलिफेंट, जिसका कि हम प्रयोग नहीं करते हों, दैट इज ओनली ए डेकोरेटिव मटेरियल। एलिफेंट दैट इज लाइक एंड डेकोरेटिव मटेरियल। जैसे हम कहें ही हैज़ ए कार बट ही नेवर गोज बाई इट एनी वेयर, इट इज़ लाइक ए वाइट एलिफेंट इन हिज हाउस। ये उसके घर में एक वाइट एलिफेंट के समान है। दिखावटी वस्तु या सजावटी वस्तु। कभी कभार होना, इसका मतलब होता है वंस इन ए ब्लू मून, वंस इन ए ब्लू मून। जैसे आसमान चंद्रमा, जिसको कहते हैं ईद के चाँद होना, कि सम थिंग्स हैपन वंस इन द ब्लू मून, और माई फ्रेंड मीट्स मी ओनली वंस इन अ ब्लू मून, मतलब कभी कभार ही मुझसे मिलता है थ्रू आउट द ईयर। तिल का ताड़ बनाना, टू
मेक माउंटेन ऑफ ए मोल हिल। मोल हिल, जो चींटियों की बाबी होती है छोटी, जहाँ चींटियाँ रहती हैं, उसको मोल हिल कहते हैं। और माउंटेन माने होता है पर्वत, मतलब कि चींटियों की बाबी को पहाड़ जैसा बना करके दिखाना, अर्थात छोटी सी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहना, टू मेक माउंटेन ऑफ ए मोल हिल। और लास्ट में है असफल प्रयास करना, कहने का मतलब कि हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन जानते हैं कि वो कोशिश हमारी सफल नहीं होगी, इसीलिए कहते हैं, इसको कहते हैं ए वाइल्ड गूज चेज। ए वाइल्ड गूज चेज, जैसे हम कहें IAS एग्जामिनेशन is like a wild goose chase because he has not infrastructure to help in the examination. उसके एग्जामिनेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं हैं, इसलिए उसका IAS के एग्जामिनेशन को पास करने का सपना देखना वाइल्ड गूस चेज है। जंगली बत्तख या हंस को चेज माने भगाना, उसको भगा के हम उसको उसका पीछा करके उसको पकड़ नहीं सकते, इसलिए जो चीज़ हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो मिले नहीं। तो दैट इज़ ऑल विद दीज idiomatic phrases which are usually are used in our practical life. So these idiomatic phrases will be very useful in your life. और इस तरह से आप सेंटेंसेस बना करके बोलने की कोशिश करिए और आप देखिए कि किस तरह से आपका स्पीकिंग जो है एंड राइटिंग आल्सो बिकम्स वेरी मच impressive. Thank you very much for watching this video. Okay.